आपसे एक राज्य पार करके ठीक उड़ीसा के नीचे एक राज्य आता है तेलंगाना, जो सन 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के अलग हुआ प्रशासनिक दृष्टिकोण से। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस राज्य की अवधारणा आपके राज्य में 14 साल बाद रखा गया है, आज वो जीडीपी में भारत के नंबर 2 राज्य है। तेलंगाना आज जीडीपी के मामले में भारत देश के नंबर 2 राज्य है। 14 साल बाद उसका गठन हुआ। ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा क्यों संभव हुआ? तेलंगाना यदि जीडीपी में 2 है तो सोच के देखिए, झारखंड अगर ईमानदारी से चलता तो क्या होता? 1 नहीं 1++ होता। तेलंगाना के पास क्या है? हम लोग जानते हैं कि धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चलिए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, हम उसको भी धान का कटोरा मान लेते हैं। यानी वहां अगर प्रमुख कुछ है तो कृषि है, खेती है, कुछ शिल्प होगा, कुछ पर्यटन होगा। अरे हमारे यहाँ कोयला और अभ्रक का खदान है। जिस राज्य में प्रमुख इनकम का स्रोत, जिसको हम लोग धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहते हैं, आंध्र प्रदेश से टुकड़ा तेलंगाना जीडीपी में 2 पर है, तो 40 का झारखंड कहाँ होना चाहिए था? 1 में होना चाहिए था, 1+ में होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हुआ? शासन प्रशासन में बैठे लोग, जो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में खर्च होना चाहिए था, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे रोजगार में, वो पैसा मैडम पूजा सिंघल खर्चा कर ली। वो पैसा आईएएस का छवि खराब करते हुए छवि रंजन ने जुगाड़ में लगा दिया। वो पैसा एक मामूली इंजीनियर का बेटा 3500 का कुर्ता में खत्म कर दिया। टी-शर्ट ही बनता है, एक मामूली इंजीनियर, उसका बेटा 35,000 का टी-शर्ट और कुर्ता में उस राज के सपनों को निस्या नाबूद कर देता। ये तो हो गए ब्यूरोक्रेट के लोग, प्रशासन के लोग। शासन वाले कौन सा सुतरल है? शासन में है ये फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री श्री 108 श्री हेमंत सोरेन जी। इन्होंने क्या किया? जैसे इनकी सरकार बनी, अरे खुश जनता को करना था, इन लोग खुश किया अपना, पता नहीं किसको किया, साली लोग को किया। सुने होंगे इधर उधर कपड़ा का फैक्ट्री, तो कोयला का खदान, तो पत्थर, तो लोहा का खदान। खुश करना चाहिए था जनता को, खुश करना चाहिए था माताओं बहनों को। इन्होंने माता बहन को ही खुश किया, लेकिन अपने साली और अपने साली के बेटे की माता को फॉर्च्यूनर ले आन लो। अभी हमारी एक पोषक सखी दीदी लोग आई थी। मैं इस बात को रखने से पहले मैं केरला का उदाहरण देता हूँ। केरला एक ऐसा स्टेट है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका एक ऐसे स्टेट है जहाँ की बहन यदि घर की सीमा को पार करती है तो डॉक्टर नहीं बनती है या तो मास्टर नहीं बनती है। लेकिन एक मेरा राज्य, अगर मेरी बहन सीमा को पार करती है, नौकरानी बनती है दिल्ली में। बाकायदा 75,000, पता नहीं जीरो का हेर फेर है क्या, 7500 ही मान लेते हैं ताकि हम किताब में पढ़े हैं। यही केरल राज्य है। राजस्थान की बहन अब यहाँ मेडिकल में आ गई हैं। यानी वहाँ की बहनें यदि अपने घर की चौखट को पार करती है, अपने दहलीज को पार करती है, तो डॉक्टर नहीं बनती है, नर्स बनती है, मास्टर नहीं बनती है। लेकिन हमारी बहन दिल्ली में नौकरानी बनती है। इससे शर्म का बात क्या होगा? यहाँ पोषण सखी की बहनें आई थी अपना आवेदन लेकर। 10,000 बहनों की समस्या है। राजा साहब को अगर समस्या नहीं सूझ रहा है कि कैसे हल होगा, तो राजा साहब खाली आप फॉर्च्यूनर तो छोड़ दीजिए ना, पोषण सखी का समस्या हल हो जाएगा। एगो फॉर्च्यूनर का दाम कितना है? 85 लाख मांगते हैं। 11 गो मंत्री यानी 11 गो, और स्काउट में 9-10 गो, 20 को अगर 50 लाख से गुना करे तो कितना है गए? 50 दूनी 10 लाख, यार 1 0 1 करोड़ और 1 0 10 करोड़ 10 करोड़ का खाली फॉर्च्यूनर है। रिपेयरिंग का पूछिए मत।
सरकारी रिपेयरिंग बताएं आपको। सरकारी रिपेयरिंग हमारे पास एक बीडीओ ऑफिस का आदमी आया था, बोला ये टाइगर दा तुमने तो बढ़िया बात कर है यार, गजब गजब सरकार के घोटाला बताओ। आर को घोटाला हम बताए दियो, कंप्यूटर हो 36,000 के सर्वर 40,000 के खर्चा हो रिपेयरिंग के। तो फॉर्च्यूनर का दाम 10 करोड़ है ना नीतीश दा, अब रिपेयरिंग में भी तो खर्चा है। तो माननीय मुख्यमंत्री दिल को बड़ा कीजिए, और जो पोषण सखी हैं या फिर स्वयं सेवक हैं, हमको लगता है उनकी समस्या का समाधान केवल आप अगर फॉर्च्यूनर त्याग देंगे तो उनकी समस्या का समाधान है। बहुत सारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं, खैर नौजवान तो नौजवान को देख के उन लोग क्रेज रहता ही है, क्योंकि नौजवान भी चाहता है कब तक झंडा ढोए, कुर्सी में बैठने वाला भी नौजवान होना चाहिए। लेकिन अभिभावकों के मन में सवाल आएगा कि नया लड़का लोग कैसे हैंडल करेगा। हम लोग विशेष कुछ नहीं करेंगे, बस छोटी छोटी बातों पर अगर हम लोग करेंगे तो हमारी राज्य की विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बाकायदा हम अपने 2-3 सभा में ये स्कूल के ड्रेस का जिक्र किए हैं, पहले नहीं करते थे, बीच में अचानक मेरा भी दिमाग में इस बात आया, किसी अभिभावक के माध्यम से इस बात का हम जिक्र किए हैं। अभी हमारे स्कूल का ड्रेस क्या है? हाँ, जो दादा का गमछा का रंग है हरा। इस बात को गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। इससे पहले जब हमारी विधायिका मैडम शिक्षा मंत्री थी तो उनको शायद मालूम भी नहीं कि बिहार देश है कि विदेश है, ये उस समय की बात है। सबसे पहले वो भी हमारी मां समान है, उनको प्रणाम करते हैं, नारी शक्ति है। लेकिन अगर कुछ नीतियां गलत होंगी तो उनकी तो आलोचना करेंगे। तो मैडम को तो ये भी पता नहीं कि बिहार पड़ोसी राज्य है कि पड़ोसी देश है कि विदेश है, खैर जो भी हो शिक्षा मंत्री थी। उसी समय हमारे स्कूल का ड्रेस बदलता है, उस समय भी एक बार स्कूल का ड्रेस बदला, फुल पेंट हो गया कत्था ना, हाँ मेरून गेरून जो भी बोलते हैं, और कुर्ता हो गया सादा से थोड़ा डिफिकल्ट, सादा भी नहीं, थोड़ा घी कलर का। ध्यान दीजिएगा बाकायदा, भले आपको लगे ये तो ड्रेस का मामला, इसमें क्या समस्या है तुमको, ये तो ड्रेस का मामला है। ड्रेस नहीं है, अभी सबको फ्रेश कर रहे हैं। अभी कोडरमा का पूरा गांव चप्पा चप्पा छानिए, चलिए उतना बड़ा पूरा कोडरमा नहीं, हमारा सबसे पुराना दोस्त यहाँ राहुल यादव है। राहुल यादव का गांव का नाम पिक्चो है, गांव बदल लिया राहुल। जो भी है राहुल से हम बकायदा ये पूछेंगे, अगर राहुल है तो मेरे सवाल का उत्तर देगा कि तुम्हारे गांव में जडेजा होगा, नहीं है तो दोनों है, हाँ जडेजा, तुम्हारे गांव में ईमानदारी से बताओ अब तक तुमने कितने लोगों को कत्था रंग का फुल पैंट पहनते हुए देखा है? पूरे गांव में 1000 पुरुष होंगे, 1000 पुरुष के पास कम से कम 2 का फुल पैंट होगा। बताइए कितना का रंग कत्था होगा या कितना का रंग हरा होगा? क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि जिन 2 रंगों का मैं नाम ले रहा हूं ये प्रचलन में नहीं है। कौन सा रंग गांव में मिलेगा? सादा मिल जाएगा, काला मैक्सिमम मिलेगा, ब्लू मिलेगा, एगो ब्राउन मिलेगा, और एगो चितकबरा टाइप का, माने अगर किसी का थोड़ा सा है तो हार्डली 5-6 कलर का फुल पैंट आपको गांव में मिलेगा। इसके अलावा बोलेगा पीला फुल पैंट नहीं मिलेगा भैया, हरा फुल पैंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कपड़ा का फुल पैंट के रूप में नहीं पहनता है। लेकिन बकायदा गवर्नमेंट इस कपड़े को लेके आती है, तो आप क्या सोचते हैं क्या केवल कपड़ा आया है? जी नहीं। जब उनकी गवर्नमेंट बनी होगी तो सबसे पहले उन्होंने किसी मिल के ऑनर के साथ, यानी वही कॉर्पोरेट जिसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं कि समाजवाद की स्थापना कीजिए, लेकिन वो लोग पूंजी में लगा है, किसी कॉर्पोरेट से बात किया होगा हो सके, क्योंकि मैडम को ये भी नहीं मालूम कि बिहार पड़ोसी देश है कि विदेश है, तो इनका जो IAS है हो सके इनको अंधेरे में रख के बात किया होगा। हम मैडम को दोष नहीं दे रहे, क्योंकि झारखंड के लोग भोले भाले होते हैं। इनका जो विभाग या IAS होगा उन्होंने किसी मिल्स के ओनर से बात किया होगा कि आपको 6 महीना का टाइम देते हैं और आप एक ऐसा स्कूल ड्रेस नहीं करें जो मार्केट में नहीं है, क्योंकि यदि आप मार्केट में जो रंग है अगर उस रंग को लेके आएंगे तो कोई भी खरीद लेगा। फिर हमारा प्रॉफिट क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा? यानी आप 6 महीना का टाइम लें, आपका मिल से आपका फैक्ट्री है, आप वहां एक ऐसे रंग का निर्माण करें जो प्रचलन में नहीं है। 6 महीना का
का समय लिया होगा। अचानक नियम उन्होंने कहा, हाँ बोल दीजिए मैडम को ड्रेस तैयार है, ड्रेस तैयार है। अगला दिन पारित होता है, कैबिनेट में चर्चा होती है कि आज के बाद से झारखंड में जितना भी झारखंड सरकार के अंतर्गत इकाइयां हैं स्कूल की, उनका ड्रेस बदलता है, कत्था और घी रंग का हो जाता है। चलिए पुराना बात है, अब आता है हरा पे। कहे कत्था रंग खराब दिख रहा था क्योंकि पुराना सरकार का था, पैसा पुराना सरकार कमाया था, अब नया सरकार को भी चाहिए। इन्होंने भी उसी नियम को किया। इन्होंने भी कौन रंग को चुना? हरा। हरा रंग अच्छा इतना भीड़, चलिए उतना घर गोली मार। यहाँ बताए तो कितना लोग हरा फुल पैंट पहन के आया है? खाली पहना होगा दादा साहब दरोगा का दोस्त लोग, मैंने हवलदार भाई लोग जितने हैं, वो तो ड्यूटी है। हरा फुल पैंट कोई नहीं पहना है। यानी गवर्नमेंट ने फिर चालाकी किया, फिर किसी मिल्स के फैक्ट्री से कंपनी के तरफ से बात किया। हो सके हमारे मंत्रियों को नहीं बुझाता है, उनके आईएएस ने डील किया होगा और फिर 6 महीना का टाइम लिया होगा। और जैसे 6 महीना में उन्होंने थोक जमा किया होगा, नियम बनता है कि आज के बाद फुल पैंट हरा होगा और कुर्ता भी हरा और सादा होगा। आप एक कुर्ता जो आज स्कूल में चलता है, आप स्कूल ड्रेस के पहले अगर एक कुर्ता दिखाएंगे, हम लोग माइक भर के आंदोलन करना छोड़ देंगे। एक भी कुर्ता जो आज हमारी भाई हमारी बहन पहनती है स्कूल ड्रेस के रूप में, अगर एक भी कुर्ता आप हमको 5 साल पुराना दिखा देंगे, हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। कभी भी ऐसे अब आइए लॉजिक की बात करते हैं। ऐसे पकड़ मान के चलिए हम लोग पेपर में पढ़ते हैं 3 लाख मैट्रिक के स्टूडेंट, 4 लाख इंटर के स्टूडेंट, यानी 7 लाख सिर्फ मैट्रिक और इंटर का, यानी 10वां और 12वां का स्टूडेंट केवल है 7 लाख। 11वां वाला को छोड़ दें, 9वां वाला को छोड़ दें, 8वां वाला को छोड़ दें, यानी नर्सरी से लेकर 12वां, कॉलेज कभी कभी बदलता है। हम 12वां को ही मानते हैं, हम 30 लाख स्टूडेंट ही मानते हैं ऑल ओवर झारखंड में, 25 लाख ही मानते हैं, अरे 20 लाख मानते हैं। एक स्टूडेंट यदि 2 ड्रेस लेता है तो न्यूनतम 1000 रुपया खर्चा, एक ही लेते हैं दादा, न्यूनतम बात करते हैं। 1000 को 20 लाख स्टूडेंट गुना फिर से किया जाए, हम घर से गुना करके नहीं आए हैं। 1000 में 3 को जीरो होता है। 20 लाख में अगर पहला जीरो ऐड करेंगे तो 2 करोड़, दूसरा जीरो ऐड करेंगे तो 20 करोड़ और तीसरा जीरो ऐड करेंगे तो 2 अरब, 200 करोड़ यानी 2 अरब। चूंकि गवर्नमेंट 5 साल रहेगी, वो स्टूडेंट जो 9वां में वो 12वां तक जाएगा, यानी 1 जोड़ी 2 जोड़ी में काम नहीं चलेगा, यानी उसको 4 बार रिपीट करना होगा 5 साल, यानी फिर उसको 5 गुना से तब्दील करे 10 अरब। 10 अरब एक बहुत बड़ी राशि होती है। 10 अरब एक बहुत बड़ी राशि होती है। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, स्कूल का ड्रेस काला कर देंगे चाहे सादा कर देंगे, ताकि आम आदमी खरीद लेगा, घोटाला नहीं होगा। हम लोग आसान सा है, वो फरिश्ता थोड़ी है, बस हम लोग चोरी नहीं करेंगे। हम लोग अगर हम लोग को भी लूटना रहेगा, बाद में 2024 में कोई नई सरकार बनती है, उसको भी अगर लूटना है तो पीला कर देगा। कितना लोग पीला फुल पैंट पहनता है बताओ तो? ब्राजील है क्या रे? ऑस्ट्रेलिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया है कि ब्राजील है जो पीला पीला कर रहा है ना? चेन्नई सुपर किंग है, पीला कोई नहीं पहनता है। भीड़ में दिखाइए वो पूरा फुल पैंट। इसी प्रकार की लूट होती है। तो हम क्या करेंगे ना, जो लोग जनता के बीच जो प्रचलन में है उस चीज को लगाएंगे। हम कह देंगे भाई ब्लू लीजिए, व्हाइट लीजिए, ताकि क्या होगा, उसमें किसी भी पूंजीपति किसी आईएएस का गलत तरीके से पैसा नहीं जाएगा। अभी हमारे एक दादा थे, उन्होंने प्राक्कलन घोटाले के बारे में बताया कि प्राक्कलन घोटाला कैसे होता है। अभी आप जितने लोग आए हैं, मोदी जी का घर तो मिला होगा? अरे मोदी जी का नहीं, प्रधानमंत्री मिला है ना? अच्छा, एक आदमी को मिला होगा, कितना दर होगा? 1,20,000। प्रधानमंत्री आवास का मूल्य 1,20,000, अगर नगर निगम में है तो शायद अधिक होगा। चलिए हम गांव, क्योंकि झारखंड गांव का है, 1,20,000 से 1,50,000 एक आवास का मूल्य। आवास में 2 कमरा होता है, एगो किचन होता है और एगो 2 नंबर वाला भी होता है, ठीक है, बाथरूम होता है, उसका दाम है 1.5 लाख। आप किसी बगल में, इधरे बगल में कोई चबूतरा होगा, जाके देखिए वीडियो साहब चबूतरा दिए होंगे, पूछिए बकायदा वीडियो साहब चबूतरा बना है तो खिड़की से निकल के बोलिए तो कितना का है? 2 लाख का होगा। चबूतरा 2 लाख का होगा।
चबूतरा 2 लाख का होगा। अब चूंकि हम लोग राजमिस्त्री का बेटा नहीं है, जितने लोग राजमिस्त्री का काम करते ईमानदारी से बताइए, चबूतरा में मेटेरियल ज्यादा खर्चा होगा कि प्रधानमंत्री आवास में? प्रधानमंत्री आवास में, क्योंकि वो गोड़ी से लेके छत की ढलाई तक जाएगा, चबूतरा यहाँ से यहीं तक खत्म हो जाएगा। यानी किस प्रकार घोटाला होता है आपके सामने। आप बताइए, जब हम लोग इतना घोटाला पब्लिक के सामने रख देंगे तो कोई करेगा? तो पढ़ा लिखा लड़का लोग यदि एक बार उनको मौका मिलता है, अभी तो कुर्ता पैंट का खोले हैं, अभी तो कुर्ता पैंट के बारे में बताए हैं। अरे भूलिए गए, ठीक है बोले, अभी तो कुर्ता पैंट का बात किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के भैया तो अंडरवियर के लिए दिल्ली जाते हैं, उसका तो बातें नहीं किए हैं। मैं गलत नहीं ना बोल रहे हैं? बिल्कुल सही है। फैज भैया वीडियो बना रहे हैं, गलत नहीं ना बोल रहे हैं? ये मुख्यमंत्री के भाई का बयान था ना, बकायदा मीडिया में था कि आप दिल्ली क्यों गए थे? बोला अंडरगारमेंट खरीदने गए थे। यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है। बगल में सुने लाइब्रेरी में 300 रुपया प्रति माह फीस कर दिया है। 400 भाई लोग न ये खाली मोदी जी का झूठा भाषण है कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। न पढ़ेगा इंडिया, न बढ़ेगा इंडिया, न सवाल करेगा इंडिया। एक बहुत बड़ा सवाल हुआ कि नहीं? अरे सबसे बड़ा सवाल तो अन्नपूर्णा देवी का नाम से ही हो गया भाई। तो पढ़े इसीलिए ना, इसीलिए लाइब्रेरी का फीस 400। तो मैं जिला, चूंकि हम लोग जिला के अगल बगल सभा कर रहे हैं, डीसी महोदय से विनम्र प्रार्थना होगी, स्टूडेंट का लाइब्रेरी का फीस 50 रुपया रखा जाए, 300-400 कोई फी नहीं होता है। मैं माननीय डीसी महोदय के कानों तक यह स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा फी है, जो लाइब्रेरी का फी है, उसे स्टूडेंट के अनुसार रखा जाए, ना कि जो लोग पैसा के दलाल हैं उनके अनुसार रखा जाए। लाइब्रेरी करना हो, यही बगल में है। क्या वीडियो थी? डीसी ऑफिस की वीडियो का है, ये वीडियो का है ना? सीओ भी रहते हैं क्या? जमीन का काम होने का है। अरे सुनिए, जीएम लैंड का भी बड़ी लफड़ा है, जीएम लैंड का भी लफड़ा है इधर ना। ये भी सीओ करने हो? सीओ साहब प्रणाम प्रणाम। अरे आप बड़े भाई हैं, बस आपका पद से सवाल करेंगे, आपसे व्यक्तिगत सवाल नहीं करेंगे। सीओ साहब को प्रणाम, मेरा प्रणाम बहुत छोटा है, आपको बड़ा भाई मानते हैं। बस 2-4 को सवाल है। जीएम लैंड का फुल फॉर्म होता है गैर मजरवा, यही होता है ना? अरे ये लैंड भी सरकार और सरकार के बाप का नहीं होता है, किसान के बाप का होता है। किसान के बाप का इसलिए होता है ना, किसान के बाप का इसलिए होता है कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री, अभी स्वर्गवासी हो गए, उनको नमन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब जन्म नहीं हुआ था तब से वो जमीन हमारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1890, इतने में हुआ था ना। कोई उसको 89 बोलता है, गलती से 79 मत बोलिएगा, गलती हो जाएगा। 89-79 में फर्क रखिएगा, बड़ा बड़ा लोग नहीं समझ पाता है 79 ककड़ा और 89 ककड़ा। हमको लगता है झारखंड के 81 में 50 को विधायक को भी नहीं बुझाता है कि 89 ककड़ा 79 ककड़ा। 79 माने 7 पर 9, 7 के बाद 9, 7 पर 9 79, 8 पर 9 89। यानी देश के पहले प्रधानमंत्री का जब जन्म नहीं हुआ था तब से ये जमीन हमारी है ना भाई, हमारी ये जमीन है ना। सबसे पहला बात कि जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है तब से केवल आम व्यक्ति को डराया गया है, एक किसान को डराया गया है, एक मजदूर को डराया गया है, एक कामगार को डराया गया है। बगल में थाना है, हम बताइए, हम अगर केटीपीएस से किसी जीएम पर केस करेंगे, किस थाना प्रभारी को औकात है एफआईआर लिखने का? जिला के एसपी का हैसियत है एफआईआर लिखने का? यदि नहीं है तो हम कहाँ गलत बोल रहे हैं कि कानून और संविधान और लोकतंत्र की दुहाई केवल गरीब आदमी के लिए है?
सबसे पहला डर क्या है? क्योंकि जमीन की बात करनी चाहिए। हम बात मुद्दे की कर रहे थे, हम ढिबरा की बात कर रहे थे, हम KTPS की बात कर रहे थे, हम करिया गांव की बात कर रहे थे, हम टोल प्लाजा की बात कर रहे थे, हम अस्पताल की बात कर रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा जमीन की बात करेंगे, क्योंकि जमीन की बात हम कहां, बिल गेट्स कर रहा है। भाई लोग, छोटा छोटा बिल गेट्स का नाम सुना है? एक समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी, यानी संसद को, व्हाइट हाउस को हमको लगता है अपना पॉकेट के आसपास रख सकता है। राजा साहब जैसा 12-13 को राजा को अपना झोली में रख सकता है। बिल गेट्स अमेरिका के ना, हाँ थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, अमेरिका के निवासी, अमेरिका भी नहीं, अमेरिका बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दो कंटिनेंट बन जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पढ़ा लिखा है, थोड़ा पढ़ा लिखा बात करते हैं ना। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, ऑनर, दुनिया के सबसे धनी आदमी, आज शायद ये बन गया ना एलन मस्क। खैर हम लोग तो मस्क मेलन पढ़ाते हैं, एलन मस्क है, बस सेम है, एलन मस्क, मस्क एलन, हम मस्क मेलन पढ़ाते हैं। एलन मस्क, बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी थे। आज वो धनी आदमी नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या, उनके घर में किसी ने चोरी किया है क्या? यादव जी की भैंस है, कोई चुरा के ले जाएगा? ए मनोजा, यादव जी की भैंस थोड़ी है कोई चुरा के ले जाएगा। बिल गेट्स है, उनकी संपत्ति को किसी ने चुराया नहीं। क्या किया? बकायदा उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर बेच दिया। माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर बेचने के बाद उन्होंने क्या किया? 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है। हो सके यहाँ बैठे जितने लोग एकड़ नहीं समझता है, तो चलिए हम लोग अपना पढ़ा लिखा फॉर्मूला अपनाते हैं, 247 से डिवाइड करते, चलिए 247 राउंड सर्किल 300 में ले जाते हैं। 300 से अगर 3 लाख को डिवाइड करने जाए तो 1000 होता है ना, तो चेक कीजिए ना, 1000 वर्ग किलोमीटर, यानी एकड़ में आप नहीं समझ रहे थे तो वर्ग किलोमीटर में लेके आए हैं। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी आधा कोडरमा। कोडरमा का क्षेत्रफल कितना? वो तो कोडरमा वाले 1500, यानी आधा से ज्यादा। भाई मेरा धनबाद 2000 है। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी लमसम कोडरमा के इतना जमीन किसने खरीदा? बिल गेट्स ने। इसीलिए जमीन की भी बात करनी होगी, और यदि जमीन की बात करनी होगी तो सीओ साहब से आंख मिला के बात करनी होगी। कोई गैर मजरूआ नहीं। GM लैंड भी हमारी है, ये सरकार की चालाकी है। ये इससे पहले की जो सरकार थी, रघु चाचा, पता नहीं अभी फूंकते हैं कि नहीं है, ताकि भी बोला थे महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। अरे हम लोग गलती बोले तो चलेगा, हम लोग अभी बच्चा है। मुख्यमंत्री बोलते महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं। होंगे किसी देश में, हमको तो नहीं पता, हमारे देश में वो तो क्रिकेटर है। तो उस मुख्यमंत्री ने साजिश किया, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का था, झारखंड का दर्द नहीं जानता है, झारखंड के आंदोलन को देखा नहीं है, समझा नहीं है, वो क्या जानेगा। उसने बकायदा GM लैंड को लैंड बैंक बनाया और कंपनी को बोला जब मन करे उठा के ले जाना। कंपनी का मतलब ही बाहरी होता है दादा, झारखंडी का इतना हैसियत नहीं है कि कंपनी खोल सके। झारखंडी का कंपनी नहीं है। GM लैंड, लोग आपको कहेंगे कि जमीन का मालिक CO होता है, जमीन का मालिक SDO होता है, जमीन का मालिक भारत सरकार होता है। ये CO साहब जब पैदा नहीं हुए थे तब से जोत रहे हैं। ये यहाँ के लिए नहीं, ऑल ओवर दुनिया में जहाँ जहाँ CO है, और जो बोलता है कि जमीन का मालिक CO है, जमीन का मालिक SDO है, हम एक ही लाइन बोलेंगे, जब मेरा दादा परदादा खेत जोत रहा था तो माटी से खेत जोते जोते, हरवा से जोते 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 मटिया से पत्थर के जगह CO निकला था क्या? CO निकला था क्या? जब CO नहीं निकला था तो जमीन उसका कैसे? भाई जमीन हमारा आज भी है, आज भी हमारा है, क्योंकि भारत सरकार 1947 में आया है। जमीन मोटा मोटी अगर एवरेज माना जाए, जो दुनिया के पास इतिहास है, कम से कम हड़प्पा काल से। चलिए उससे पहले लोग यहाँ घूमता था, बंजारा था, यहाँ खाता था, लेकिन हड़प्पा काल से ऐसा माना जाता है कि लोग अस्थायी हो गए थे।
एक जगह रहने लगे थे, एक जगह बसने लगे थे। अगर हड़प्पा काल को भी मान लिया जाए तो 4000 साल, 4500 साल, यानी जो जमीन हमारे पास है 4000 साल पुरानी है। सीओ बोलता है मेरा है, एसडीओ बोलता है मेरा है, प्रधानमंत्री बोलता है भारत सरकार का है। बैठ के क्लियर कीजिए, बताइए आपका जन्म कब हुआ है, जमीन का जन्म कब हुआ। ये केवल डर दिखाया जाता है। इसीलिए आज इनकी जरूरत है। इसलिए हम बार बार कहें कि हमें अब एमपी में भी चुनना होगा, क्योंकि दिल्ली में इस बात को रखना होगा। बकायदा भारतीय संविधान आर्टिकल 39 स्पष्ट कहता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास 25,000 का मोबाइल है, 15,000 प्रेमिका को गिफ्ट भी दिए हैं। चेक कीजिए, मोबाइल को चेक कीजिए, आर्टिकल 31 को चेक कीजिए, वहां लिखा होगा कि भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन समझते हैं ना, भौतिक संसाधन यानी जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं। ढेका, पत्थर, गिट्टी, पहाड़, कोयला, अभ्रक, तांबा, ये सब भौतिक संसाधन है। भारतीय संविधान आर्टिकल 39 में इस बात का जिक्र है कि भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए जिसमें जन समुदाय की भागीदारी हो। तो बस एक दिन सदन में खड़ा होकर कहना है, एक दिन मैडम को या सर को सदन में खड़ा होकर दिल्ली में कहना है कि आर्टिकल 39 का अनुपालन किया जाए। 48 करोड़ बकायदा इनको सदन में इस बात को रखना चाहिए कि बस अमल किया जाए, संविधान का अमल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के 2013 जजमेंट का अमल किया जाए कि खनिज जिसके जमीन के नीचे उसकी मालकियत होनी चाहिए। क्या गलत है? क्यों 3 फीट के नीचे सरकार का होगा? क्यों 3 फीट के नीचे सरकार का होगा? जो भी खनिज इसकी जमीन पर निकलेगा उसका स्वामित्व, उसका मालकियत रैयत के पास होना चाहिए। तो सदन में इन बातों को रखने वाला चाहिए, ना कि 48 करोड़ का हिस्सा लेने वाला। जो सदन में इन बातों को रखे कि आर्टिकल 39 नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है, उसको प्रभावी रूप से लागू कीजिए। और बाकायदा भारत का प्रियम्बल, प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं ना, जो पहला पेज में ही है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद 2-4 लाइन पे है, वहां जिक्र है कि हम भारत के लोग, भारत को समाजवाद जिक्र है। एक बार पढ़े, हम गलत तो नहीं ना है, समाजवाद का जिक्र है। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रियम्बल में, जब भारत के प्रियम्बल में समाजवाद का जिक्र है तो फिर पूंजीवाद को बढ़ावा क्यों? चंद मिट्टी पर कंपनियों की दलाली क्यों? कृषि कानून हटाने के लिए क्यों? गोटा की जमीन हटाने के लिए क्यों? जब भारत के संविधान में समाजवाद का जिक्र होता है और अगर समाजवाद का अनुपालन नहीं होता है तो देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में रखा जाए। इतना बड़ा हैसियत, तो इतना बड़ा सवाल करने का साहस भी तो चाहिए। हमको लगता है झारखंड का 14 लोग नहीं सवाल कर पाएगा, इसीलिए हमें मौका दीजिए। बाकायदा देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में रख के कहेंगे, वेयर इज द प्रियम्बल? कहां है भारत की प्रस्तावना जिसमें समाजवाद के विषय में जो कहता है भारत के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता की बात करता है? आप तो अडानी की बात करते हैं, फिर आर्थिक समानता कैसे होगी? आप एक समाज को ऊपर करते हैं, फिर सामाजिक समानता कैसे होगी? जब वो समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, वो समाज सामाजिक रूप से कमजोर है, तो राजनीतिक चेतना कैसे जागेगी? जब उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जनजागृति नहीं है तो फिर प्रियम्बल में क्यों लिखा है? यदि आपको समस्या है, यदि आपको कंपनी की दलाली करनी है तो बदलिए प्रियम्बल, वहां लिखिए हम भारत के लोग पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे। वहां लिखिए हम भारत के लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक चेतना की बात नहीं करते। लिखिए। सबसे ढोंगी ये लोग हैं जो संसद में बैठते हैं। इसीलिए डॉक्टर हरीश पवार ने एक लाइन लिखी थी कि मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। मदिरा की बदबू आती है। ये लोग 5 रुपए मछली खरीदने जाते हैं, 5 रुपया मिलता है। आपको कितना मिलता है? 40 टका। 40 टका, एक पीस का 40। संसद में 5 टका मिलता है। ये लोग मछली खाने संसद जाता है। इतना गरीब है हमारे देश के सांसद, 5 रुपया मिलता है। इसलिए आज बहुत गंभीर समय है।
उत्तर प्रदेश के लोग 30,000 में वोट करते हैं, करने दीजिए। बिहार के लोग 30,000 में वोट करते हैं, करने दीजिए। राजस्थान के लोग 30,000 में वोट करते हैं, करने दीजिए। क्योंकि जैसा क्षेत्र वैसी समस्या है। हमारी समस्या भावनाओं की नहीं, हमारी समस्या भक्ति की नहीं, हमारी समस्या आस्था की नहीं, हमारी समस्या रोटी की है। और रोटी पे जो बात करेगा 24 में उसको वोट करेंगे। ठीक है। मैं बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि नहीं, केंद्र की जो सरकार है वो देश की रक्षा करती है, और जो देश की जब रक्षा होती है तो कभी कभी लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लोगों को थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बताइए ना, निशिकांत दुबे का बेटा लंदन में क्या कर रहा है? यानी गरीबी में रहना है, देश मजबूत हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। राष्ट्र मजबूत हो रहा है, थोड़ा सहना होगा ना। किसको सहना होगा? न मंगरा बुधना का बेटा को सहना होगा, संसद का बेटा लंदन में पढ़ेगा। जिस दिन उनका बेटा सहेगा हम कहेंगे आप अच्छे हैं। जिस दिन आपका बेटा भी तकलीफों का सामना करेगा हम स्वीकार करेंगे। आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए रोटी प्रथम है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण की आड़ में अरे हमसे बड़ा कोई देशभक्त है? बार बार लोगों को भरमाया जाता है देशभक्त देशभक्त देशभक्त। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। जितने पुलिसकर्मी हैं जाके खोज के देखिए, आपके भाई होंगे। जितने आर्मी में चुन के जाते हैं आपके भाई होंगे। कई वो कॉर्पोरेट का बेटा है, बताइए तो। ये देशभक्ति भारत देश में केवल भावनाओं से खेलने का शब्द है। अरे देशभक्ति का मतलब क्या है? सीमा पर जान देना ना, सीमा पर जान देना देशभक्ति है कि नहीं? अगर है तो जाके देखिए, आपका ममेरा भाई, आपका फुफेरा भाई, आपका मौसेरा भाई होगा, किसी कॉर्पोरेट का बेटा नहीं होगा। अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो लगे, ये सवाल तो करेंगे। क्योंकि देशभक्ति की आड़ में आप गरीबों को रोजी रोजगार छीनने का काम करते हैं। ये कौन सा देशभक्ति है भाई? जहां हमारे बदन से चमड़े को छीलकर ढोलक बनाया जाएगा और उसे बजाया जाएगा, ये कौन सा देशभक्ति है? हम सम्मान करते हैं देश का, हम सम्मान करते हैं देशभक्ति का, लेकिन ये तब जब जो समस्या किसान के बेटे को हो, उसी समस्या अगर अंबानी अडानी के बेटे तक पहुंचेगी तब हम समझेंगे कि हाँ देश संकट में है। लेकिन आप देश संकट में कहकर केवल किसान के बेटों को डराएंगे तो भाई सवाल तो करेंगे। इसलिए आज 2024 में इस बात को याद रखिए, सदन में उन लोगों को पहुंचाइए जो आपके हितार्थ के लिए बात कर सके, जो आपकी रक्षा के लिए बात कर सके, जो आपके रोजी रोजगार के लिए बात कर सके, और जो सबसे खास बात किसान कामगारों की बात कर सके। क्योंकि आज तक देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी कि अरे ओ किसानों, अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। देश के प्रधानमंत्री को बकायदा इस बात को कहना पड़ा कि एक नजर लाल किला के मचान पे रखो। लाल किला के मचान पे मतलब तो सदन पे, संसद पे नजर रखो, और एक नजर अपने खेत खलिहान पे रखो, नहीं तो तुम्हारी फसल और नस्ल दोनों बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि उनका मानना था कि यदि दिल्ली की राजगद्दी में कोई कॉर्पोरेट का दलाल बैठेगा तो कौड़ी के भाव किसान की जमीन का मूल्य लगाएगा। यदि दिल्ली की गद्दी पर कोई कॉर्पोरेट का दलाल बैठेगा तो कोड़े के भाव किसानों की जमीन का मूल्य लगाएगा। उसी का उदाहरण है कृषि कानून। पढ़े लिखे लोग हैं, हो सके भारतीय जनता पार्टी का सांसद और विधायक दोनों यहाँ का है, हो सके बीजेपी के बहुत कट्टर सपोर्टर है, अच्छी बात है। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा अगर हमें जगह दे देते हैं, हम दिल में जगह नहीं मांगते, दिल में दीजिए, अन्नपूर्णा देवी को दीजिए, नीरा यादव को दीजिए, हमें दुख नहीं है। हम 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में जगह मांगते हैं और आपको कुछ बात रखते हैं। जब कृषि कानून की बात आई है, जमीन की बात आई है, सदन की बात आई है, अब संसद की, तो कृषि कानून की बात करते हैं। थोड़ा बात आई है चौधरी चरण सिंह की, बात आई है लाल किला के मचान की, बात आई है खेत खलिहान की। कृषि कानून कब पारित हुआ था? जून का महीना था ना, 2020 जून का महीना था।
यहाँ पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, संविधान को जानने वाले लोग हैं। नियम कब बनता है? भारत देश की बात कहिए या झारखंड राज्य की बात कहिए, नियम 3 ही टाइम बनता है जब सत्र चलता है। बजट सत्र जो हमारा मार्च अप्रैल का महीना होता है, मानसून सत्र जो अगस्त का महीना होता है, और शीतकालीन सत्र जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है। जून में कौन सत्र चल रहा था? यदि यहाँ एमपी और एमएलए के कट्टर फैंस हैं और आप भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा हमको दिमाग में लगा दीजिए, दिल में मैडम को रहने दीजिए, हमें दुख नहीं है। तो हम यही सवाल करेंगे, जून में कौन सा सत्र चल रहा था? कोई सत्र नहीं। तो क्या भारत देश में ऐसा संभव है कि बिना सत्र के कानून बनेगा या कुछ चर्चा हो सकता है? हाँ, संभव है। संभव कैसे है? राष्ट्रपति भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि देश में कोई आपातकाल हो, देश में कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई ऐसा कंडीशन हालात उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान 123 का प्रयोग करते हुए अपने विशेष अध्यादेश के तहत कोई बिल पारित करने के लिए सदन को कह सकता है। यानी जून में जो काम हुआ था वो राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश था। राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश लाते हैं जब कोई बिगड़ा हुआ हालात हो, जब इमरजेंसी हो, जब कोई वार हो। बताइए, कोरोना के टाइम अगर बिल ही लाना था तो कृषि बिल लाना था, मेडिकल बिल लाना था ना। थोड़ा सा दिल में नहीं, दिमाग में जगह दे दीजिए ना। कोरोना के टाइम अगर आपको देश का भला करना था तो मेडिकल बिल लाना था। कृषि बिल का क्या संबंध था कोरोना से? अब कृषि बिल क्यों आया? क्योंकि कोरोना का गाइडलाइन था 4 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, 2 इतना मीटर की दूरी होगी। इसका मतलब किसान आंदोलन के लिए सड़क पर नहीं आएंगे। उसके बाद भी अगर आप भक्ति करते हैं, हम कौन होते भाई? आज है कल मर जाएंगे, आप भी कल मर जाएंगे, लेकिन ये जमीन आपके पूर्वजों की है, इस जमीन से आप हाथ धो देंगे अगर हम भक्ति करेंगे तो। बात तो समझ आए? थोड़ा सा दिमाग में जगह दीजिए, दिल में जो है तो रहने दीजिए। मोदी जी हैं, योगी जी, हमको दिक्कत नहीं है, अच्छे मानो से भाई, इंसान के रूप में सब अच्छे हैं, लेकिन जब नीति की बात होती है सबकी आलोचना होगी। दिमाग में सोच के देखिए, ये आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करते हुए लाया गया था। कोरोना टाइम लाना ही था तो हेल्थ बिल होना चाहिए, हेल्थ पे चर्चा होनी चाहिए थी। ऊपर से जो टाटा ने 1000 करोड़ फंड दिया पीएम केयर फंड में, उसका आरटीआई भी नहीं, आरटीआई भी नहीं। बहुत सारा उद्योगपति लोग पैसा दिया था, अरबों खरबों का पैसा जमा हुआ था, नो आरटीआई। कहां गया पैसा? विधायक गिनने में। कोडरमा में दलाल तो बात मोटा मोटी समझ में आइले कि आज नई पीढ़ी को पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहिए। समझाने में हम लोग सक्षम तो हो पाए। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत दलील, बहुत सारा तर्क दिया, तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे कि युवाओं को पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहिए। क्योंकि इस बात को जान लीजिए, अभी जितने भी विधायक सांसद हैं उनका तो इतना कतई कैपेसिटी नहीं है कि सीओ का दरबार में खड़ा होकर बोले सीओ साहब सवाल को उत्तर देके जाइए, भाई गए। इसलिए आज मानसून सत्र चल रहा है, केंद्र में भी और राज्य में भी। दोनों मैडम को कहिए कि अभ्रक पर विशेष चर्चा हो, क्योंकि मुझे लगता है केवल अभ्रक आधा कोडरमा को भरण पोषण के लिए पर्याप्त होगा। हो सके 23 साल बाद आंदोलन हुआ है, प्रेशर बने उन पर, क्योंकि प्रेशर से देखे बड़का गांव के भी विधायक मैडम बोली सदन में अब हाल फिलहाल। तो हो सके अगर प्रेशर बनता है तो शायद सदन में इन बातों को रखा जा सकता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन होगा कि आप अपने अपने जो स्थानीय संसद विधायक है उनको प्रेशराइज करें ताकि इन बातों को रखा जा सके। अब अंतिम समय है, क्योंकि आप भी काफी दूर से आए हैं। विदाई लेने से पहले जो हमारा सबसे राज्य में जिस मुद्दे को लेकर हम लोग आए, तो उस मुद्दा का नाम है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति। इससे पहले जितने भी वक्ता थे, जिसमें खासकर मोतीदा ने आपको बहुत बेहतर तरीके से स्थानीय नीति के बारे में आपको समझाया।
और राजू दहिया हो, अभी तो हमने वीडियो चपरासी के बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंडी की स्थिति इतना बुरा हो, बाजार समिति तक हमारी आवाज जा रही तो सुनेंगे कि झारखंड की स्थिति इतना बुरा हो कि तो एगो ठेला एगो फल के दुकान नहीं लगा सकल है, वीडियो और सीओ के ऑफिस में जाना तो दूर की बात है। राजू दहिया बेचारा खड़ा हो, एक मासूम चेहरा की कसूर इतने की झारखंडी लगो और बाजार समिति में सब हरियन बोझाई लो। इसलिए जो भी लोग बाजार समिति में कार्यरत हैं, आप बेमनस्यता का परिचय नहीं दें। आप अगर बेमनस्यता का परिचय देंगे तो याद रखिएगा झारखंड के लोग सरल हैं, मानते हैं झारखंड